वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आप सभी को पता होगा येस्टरडे की जो मेरी वीडियो थी जो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। आप खुद प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। उसमें आपको चेक करना है कि सेल साइकिल क्या होती है, सेल साइकिल में कौन सा आपका सीडीके और साइक्लिन होता है। हर एक स्टेप में आपका सीडीके और साइक्लिन चेंज होता है। वो कैसे चेंज होते हैं, कैसे उसकी डिग्रेडेशन होती है, कौन से इनहिबिटर हैं, कैसे फोस्फोराइलेशन होती है और कौन एपीसी है। ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल इन एस फेज। एस फेज में कैसा कंट्रोल होगा, आप सभी को पता होगा। एस फेज में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे कंट्रोल हो रहा है साइक्लिन और सीडीका का, जो आएगा आपका रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल का स्टेप 2। स्टेप 1 हमने कल कर लिया, अब स्टेप 2 देखेंगे हम, कंट्रोल ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। तो सबसे पहले हम बात करें तो आप सभी को पता होगा एस फेज में होता क्या है। एस फेज में हमारे जो डीएनए का कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। बट डीएनए रेप्लिकेशन होने से पहले जो G1 फेज है उसमें सेल तैयार होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। कैसे तैयार होता है, तो आप सभी को एक टर्म याद रखनी है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। क्या टर्म आपको याद रखनी है? प्री रेप्लिकेटिव, REPLICATIVE, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है G1 में, ठीक है, G1 फेज में, क्योंकि सेल तैयारी करता है एस फेज में जाने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करें तो G1 फेज में क्या होता है। G1 फेज में कुछ चीज़ें आती हैं, तब आके आपका जो ट्रांजिशन होती है वो एस फेज में होती है। तो यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। ओके, ये आपका एक है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब होगा क्या, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस होगा, एक ऐसी साइट होगी जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। आप सभी को पता होगा, मैं ईस्ट का एग्जांपल दूं तो ARS ऑटोनोमस रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, या हम बोल सकते हैं ARS सीक्वेंस, वहां पर आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स को उसमें भी अलग होता है, एक ही बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ARS है, और यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, यहाँ पर आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब होगा क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं ORC। क्या बोलते हैं हम? ORC। यहाँ पे मैं इसको बाइंड करवा रहा हूँ। ORC यहाँ पर मैंने बनाई है ग्रीन कलर की, ओके, इसको बोलते हैं ORC। ORC बाइंड हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइट पर। इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर जो बाइंड कर रहा है ORC, इसकी फुल फॉर्म होती है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। जो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है ये बना होता है ORC 1 to 6 तक, ठीक है। यहाँ पर 6 ORC यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर बाइंडिंग हो जाएगी, ये रिक्रूट करेंगे दो प्रोटीन्स को। एक प्रोटीन का नाम है CDT1 और दूसरे का नाम है CDC6। ये आपको याद रखने हैं। ये दो प्रोटीन आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी आप सिंपली नाम याद रखो। एक यहाँ पर बाइंड हो जाएगी, एक यहाँ पर बाइंड हो जाएगी। एक का नाम है आपका CDC6 और दूसरे का नाम है CDT1, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक। अभी तक ये हुआ है। जो CDT1 है ये इनहिबिट रहती है, एक प्रोटीन है जैमिनिन। जैमिनिन प्रोटीन इसको इनहिबिट रखती है। बट जैसे ही APC/C ये आपको एक्टिवेट कर देगी, रिमूव करा देगी जैमिनिन से CDT1 को, ठीक है। ये अनदर अनदर कॉन्सेप्ट है। देखो, जब आपका सेल किसी और फेज में है, यानी आपका G2 फेज में हो या S फेज में हो या M फेज में हो, तब आपका CDT क्या होता है, आपका इनएक्टिवेट होता है, ठीक है। और इसको बाइंड कर रखा होता है जैमिनिन। जैमिनिन, ठीक है, GEMINI, ठीक है। तो जब आपका G1 फेज आएगा तो G1 फेज में यहां से इसको रिलीज करवाने का काम कर रहा है APC/C, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्टिव फॉर्म में यहाँ पर बाइंड हो चुकी है G1 फेज में हमारी CDT। अभी तक क्या हुआ है, G1 फेज चला हुआ है। अब G1 फेज में ही एक प्रोटीन है MCM प्रोटीन।
कौन सी प्रोटीन है, MCM प्रोटीन, वो बाइंड कर रखी हुई है। यहाँ मैं आपको यहाँ पर दोबारा मैं वही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक सीक्वेंस है, ये दूसरा है, ठीक है। DNA ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर हमारा क्या क्या जुड़ा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर हमारी जुड़ी हुई है ORC, ORC। इसके पास दो यहाँ पर प्रोटीन जुड़ी हुई है, एक का नाम है मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है, ये एक है, ये दूसरी है। एक का नाम CDC6 है, दूसरे का नाम CDT1 है। यहाँ पर एक डाइमर के फॉर्म में एक और प्रोटीन अटैच हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं MCM2। जो MCM है वो क्या चीज़ है, वो डाइमर के फॉर्मेट में रहती है, ठीक। डाइमर यानी दो होंगी ऐसे सी, इसको हम बोलते हैं MCM। और MCM बना किससे है, तो MCM आपका बना हुआ है MCM2 से लेकर MCM7 तक, ओके। यानी हेक्सामर है, ये हेक्सामर है, ठीक है, हेक्सामर है। और MCM का काम क्या है, और MCM की फुल फॉर्म क्या है, तो MCM की फुल फॉर्म होती है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस। और MCM एक्ट क्या करती है, ये एक हेलिकेज एक्ट कर रही है। क्या एक्ट कर रही है, हेलिकेज। आपको एक वर्ड मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, हेलिकेज, HELICASE। हेलिकेज होता क्या है, देखो आपको एस फेज में DNA की रेप्लिकेशन करवानी है, यानी DNA के बॉन्ड्स को ब्रेक करवाना है। जब दो DNA आपस में, देखो यहाँ पर ऐसे बॉन्डिंग कर रखे हुए है ना, ऐसे आपकी बॉन्डिंग की होगी, बट अब इस बॉन्डिंग को ब्रेक भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। इस बॉन्डिंग को जो ब्रेक करता है उसको हम बोलते हैं हेलिकेज। दो DNA के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम करना है हेलिकेज। तो यहाँ पर जो MCM है वो एक्ट एज अ हेलिकेज, ठीक है। और ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है जो अभी मैंने बताया, ORC, CDC6, CDT1 और MCM, दिस ऑल कॉन्सेप्ट एक्ट लाइक रेप्लिकेटिव, सॉरी रेप्लिकेटिव नहीं बोलेंगे, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। और ये कब बनेगा, ये बनेगा भाई आपका G1 फेज में, G1 फेज में ये हो गया। नेक्स्ट जो आई स्टेज वो आएगी S फेज। अब S फेज में क्या होगा, G1 फेज में हमारा क्या बना है, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, सिंपल बात है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसको बोलते हैं प्री इनिशिएशन फेज। इसमें प्री इनिशिएशन फेज में आपकी जो MCM प्रोटीन थी वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ऊपर वो इनएक्टिवेट स्टेट में थी, बट अब वो किस स्टेज में आ जाएगी, एक्टिव स्टेज में आ जाएगी। आपकी जो MCM है वो एक्टिव स्टेज में आ जाएगी, और उसको एक्टिवेट करने के लिए भी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बैठा होगा जो MCM को एक्टिवेट कर रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो कि एस फेज में कौन ऐसा चीज़ बैठी होगी जो आपके MCM को एक्टिवेट कर रही है, बता सकते हो आप। तो सिंपली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स बैठे हुए हैं जो CDK होते हैं, जैसे ऐसे CDK की बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे CDK हैं, DDK हैं, वो आपके MCM डाइमर को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, MCM डाइमर को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपका जो MCM वो तो एक्टिवेट हो ही गया, बस साथ में दो और प्रोटीन अब यहाँ पर अटैच होने जा रही हैं। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर MCM डाइमर बना दूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं MCM डाइमर बनाऊँ, ये एक MCM है, ये दूसरा MCM है, ठीक है, दोनों के आपके MCM हैं। अब MCM है जिसको हम बोलते हैं मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस, और ये हेलिकेज एक्ट करे यानी DNA की सेपरेशन करवाएंगे, ठीक है, सिंपल बात है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर जब S फेज की बात आ रही है, अब हम S फेज में चले गए हैं, तो S फेज में दो यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स याद रखने, एक होता है DDK और एक होता है आपका CDK। जो DDK और CDK हैं वो आपके इन दो MCM के ऊपर दो और प्रोटीन अटैच करवा देती हैं। जो CDK है उसकी फुल फॉर्म होती है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और जो DDK है उसकी फुल फॉर्म होती है DBRF4 एंड DRAF1 डिपेंडेंट काइनेजेज। जो आपके CDK है एस फेज में आप सभी को पता होगा कौन सा CDK होता है, साइक्लिन A और CDK1, ओके, साइक्लिन A और CDK1 ये आपका एस फेज में होता है। तो ये जो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है और या फिर DDK कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर दो प्रोटीन को अटैच करवा देगा। उन प्रोटीन्स का नाम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो प्रोटीन्स और अटैच हो जाएंगी। यहाँ पर इन दोनों का नाम है, एक का नाम है CDC45,
और दूसरे का नाम है गिन्स। ठीक है, ये तीनों एक्ट करेंगे हेलिकेज। ठीक है, एमसीएम तो एक्ट कर ही रहा था, अब CDC-45 और गिन्स ये भी एक्ट करेंगे हेलिकेज। अब यहाँ पर देखो CDK और DDK, इन्होंने CDC-45 और गिन्स को यहाँ पर अटैच करवाया है। ठीक है, सिंपल बात है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना है उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम? CMG कॉम्प्लेक्स। में यहाँ पे लिख रहा हूँ CMG कॉम्प्लेक्स। और हम नट सेल में बात करें तो CMG कॉम्प्लेक्स एक्ट एज अ हेलिकेज। और CMG कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर लिखूं तो C का मतलब होता है CDC-45, CDC-45, M का मतलब होता है MCM, और G का मतलब होता है गिन्स। ठीक है, तो ये आपका एक्ट कर रहा है हेलिकेज इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन सको उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्री इनिशिएशन, अभी एप्लीकेशन हुई नहीं है, इनिशिएशन स्टार्ट भी नहीं हुई है, बट यहाँ पर प्री इनिशिएशन हुई है। अब यहाँ पर होगी हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट, क्योंकि जब ये हेलिकेज बन चुके हैं तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर देंगे, डीएनए के दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर देखो आप, ऐसे इन्होंने कर दिया। तो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया है। यहाँ पर ये डीएनए सेपरेट कर दिए इन हेलिकेजेस ने। एक करेंगे कैसे? जो पहला एमसीएम है, मैंने बोला एमसीएम के दो डाइमर होते हैं। ठीक है, एक डाइमर आपका यहीं रहेगा, दूसरा डाइमर आपका आगे चला जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में जो CDC-45 हैं वो भी जा रहे हैं। ठीक, CDC-45 और गिन्स वो भी जा रहे हैं ऐसा। तो ये डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पर सिंपल आपको एक चीज़ आपको और याद रखनी है, यहाँ पर हम सिंपली रेप्लिकेशन को नहीं पढ़ने वाले हैं कि रेप्लिकेशन क्या होगी, क्योंकि अब यहाँ पर शॉर्ट प्राइमर आएगा, प्राइमर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड्स करेगा, यहाँ पर हमारे DNTP आएंगे, वो ऐड होते चलेंगे, वो हमको नहीं पढ़ना है। हमको सिंपली हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कैसे रेगुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा इनिशिएशन स्टार्ट हो चुकी है। अब आपका लास्ट बचा CDC-6 कि सर आपने सब बता दिया, बस CDC-6 तो स्टार्टिंग में अटैच हुआ था, उसके बारे में तो आपने बताया नहीं CDC-6 होता क्या है। ठीक है, तो जो CDC-6 है, अब बताओ मैंने कब बताया CDC-6? CDC-6 मैंने बताया जब आपकी इनिशिएशन हुई G1 फेज में, तो वहाँ पर CDC-6 अटैच हुआ था। अब CDC-6 एक्ट एज अ इनिबिटर फॉर री इनिशिएशन। समझ गए आप? CDC-6 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। कहाँ से डिग्रेड होगा मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। आपका जो CDC-6 है वो डिग्रेड होगा इस कॉम्प्लेक्स से। मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाके डिग्रेड होगा। आपका CDC-6 डिग्रेड होगा, यहाँ देखो, ये देखो, ये मैंने बताया था आपको, ये CDC-6 है। ये CDC-6 आपका डिग्रेड हो जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा बाहर। और इसकी जो डिग्रेडेशन है वो इनिबिशन करती है री इनिशिएशन ऑफ एट द सेम कॉम्प्लेक्स। मतलब समझे आप? नहीं समझे होंगे आई थिंक। जहाँ पर आपकी रेप्लिकेशन इनिशिएट हुई है वहाँ पर दोबारा रेप्लिकेशन ना हो जाए तो CDC-6 यहाँ पर रिमूव हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से CDC-6 वो रिमूव नहीं होता है, ये यहीं बैठा रहता है, तो ये इसी जगह पर दोबारा यहाँ पर री इनिशिएशन करवा देगा। ठीक है, एक ही जगह पर बार बार इनिशिएशन करवाता रहेगा। अगर यहाँ पर CDC-6 रहा तो एक ही जगह पर एक बार ही इनिशिएशन होगी किसी DNA के सीक्वेंस में, उसको मेंटेन कर रखा है CDC-6 ने। ठीक है, ये हमारा सारा रोल हो गया एस फेज में कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है वो होता है भाई हमारा रोल इन, या हम बोल सकते कंट्रोल इन एम फेज। हमने एस फेज की बात करी है, अब हम देखेंगे एम फेज में क्या हो रहा है। एम फेज में क्या होगा, सिंपल जो आप सभी को बताओ, एम फेज में होता है माइटोसिस प्रोसेस होती है या मायोसिस प्रोसेस होती है जो एम फेज में होती है। एम फेज में आपका एक CDK होगा जिसको बोलते हैं MCDK। ठीक है, कौन सा CDK बोलते हैं? MCDK, क्योंकि वहाँ पर SCDK था एस में, यहाँ पर MCDK होगा, MCDK। और MCDK क्या एक्ट करेगा, यहाँ पर सब कुछ MCDK ही करेगा। जो भी प्रोसेस आपकी सेल साइकिल में होती है जो एम फेज में होगी वो सब कुछ आपका MCDK ही कंट्रोल करता है। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा हम इंट्रो पढ़ लेते हैं, एम साइक्लिन कौन सा है, MCDK कौन सा है, MCDK बनता कब है और MCDK करता क्या है। ठीक है, MCDK को दूसरा नाम है MPF, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर MPF। जो MPF होता है हमारा वो क्या एक्ट करता है,
आप सभी को तो एम साइक्लिन, और ये एम साइक्लिन आपकी बनती कब है, एम सी डी के आपका बनता कब है, तो ये आपका बनता है लेट G2 में, ठीक है, लेट G2 में, लेट G2 में आपका ये बनेगा। और एम सी डी के होती क्या है, आपको ने बहुत सारे साइक्लिन पड़ी हुई है, तो वहाँ पर आपको एम सी डी का मैं बता दूँ, तो एम सी डी के आपको होता है साइक्लिन बी, साइक्लिन बी और सी डी के 1, इसको हम बोलते हैं एम सी डी के। बहुत सारे यहाँ पर कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, जहाँ पर साइक्लिन 1 और सी डी के 1, इसको हम एम सी डी के बनते हैं, बट रियल टाइम में बात करूँ तो साइक्लिन ए और सी डी के 1 ये G2 को एम फेज में जाने के ट्रांजिशन में हेल्प कर रहा है। बट हम बात करें साइक्लिन एम की, सी डी के एम की, तो मोस्टली साइक्लिन बी और सी डी के 1 ही होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, इतना होगा। अब इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एम सी डी के करता है एम फेज के अंदर। पहला जो फंक्शन है वो यहाँ से मिले, आपको लिख रहा हूँ, जिस बच्चे को फंक्शन क्लियर हो गया वो कुछ भी कर सकता है। पहला है क्रोमोसोम कंडेंसेशन। आप सभी को पता होगा, यदि आपको क्रोमोसोम को, ठीक है, नेक्स्ट फेज में जाना है, एम फेज में जाना है, तो उसकी कंडेंसेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन। तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन करता है, ठीक, कंडेंसेशन, तो वो होती है आपकी प्रोफेज 1 में, तो कंडेंसेशन करवाता है एमसीडी के। दूसरा मैं इसका रोल लिखूं, ये पहला रोल है इसका, ठीक, एमसीडी के का। दूसरा मैं रोल लिखूं इसका, तो ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आप सभी को पता होगा, प्रोफेज में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन कहाँ होता है, वो भी यहाँ ही होता है, ठीक है, यानी वो भी एमसीडी के ही कर रहा है। अगर मैं बात करूँ माइटोटिक स्पिंडल, उसकी असेंबली भी यही कर रहा है, ठीक है, माइटोसिस स्पिंडल, जो स्पिंडल बनता है उसको भी यही कर रहा है, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो भी एमसीडी के ही कर रहा है। तो आप देख सकते हो जो भी माइटोसिस के अंदर प्रोसेस हो रही है वो सब आपका एमसीडी की कर रहा है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एमसीडी का वो आप सभी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है, वो आपका सेपरेशन, सेपरेशन होना किसका, सिस्टर क्रोमेटिड का, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनका सेपरेशन एनाफेज में वो भी आपका एमसीडी के ही करवाता है, ठीक है। इतना सारा हमने फंक्शन पढ़ लिया एमसीडी के। अब एमसीडी के करता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एमसीडी के दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट करता है जो हम देखेंगे। पहली हम देखेंगे, देखो जो आपकी हम बोल सकते हैं अर्ली फेज है, यानी प्रोफेज है, प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, वहाँ पर आपके दो काइनेजेस होते हैं। एक होता है पोलो लाइक काइनेजेस, कौन होता है, पोलो लाइक काइनेज, POLO, पोलो लाइक, पोलो लाइक काइनेज, ठीक है। और एक होता है एरोरा काइनेज, पोलो लाइक काइनेज, ठीक है। और दूसरा होता है आपका एरोरा काइनेज, AURO, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो रही है, एक सेकेंड, एरोरा काइनेज आपका AURORA, अरूरा, अरूरा काइनेज। ये तो जो काइनेज है वो अर्ली एम फेज को संभाला हुआ है इन्होंने, अर्ली एम फेज में, यानी माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशंस ये वगैरह ये करते हैं, ये दो काइनेज करते हैं। बट हमको देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की सेपरेशन कैसे होती है एम फेज में, एना फेज में, जो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिन आपस में जुड़े हुए हैं उनकी सेपरेशन कैसे होती है, कैसे वो डॉटर न्यूक्लाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे कि एम पेज कैसे दोबारा जी फेज में आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये स्पिंडल वाला हम कल करेंगे यानी शाम को करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है पोलो लाइक काइनेज और अरूरा काइनेज, इन दोनों को याद रखना, मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। बट अभी तक हम बात करेंगे कि आपके स्पिंडल में जो सेपरेशन है वो कैसे करवाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, सिक्यूरिन, सिक्यूरिन, सिक्यूरिन एक प्रोटीन है, ठीक है, SECURIN, सिक्यूरिन। सिक्यूरिन एक प्रोटीन है, वो बाउंडेड होती है, किसके साथ बाउंडेड होती है, वो आपकी बाउंडेड होती है सेप्टेजिस के साथ, किसके साथ, सेप्टेजिस, SEPARASES,
सेपरेजेस के साथ ऐसे बॉन्ड स्टेट में रहती है। और इन दोनों की बाइंडिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है? इन दोनों की बाइंडिंग को कंट्रोल कर रहा है मैड2। कौन कर रहा है? मैड2। मैड2 क्या कर रहा है? और एक BUBR1, ये तो दो चीजें हैं। तो आगे हम बात करेंगे जो आपका वीडियो स्टार्ट होगी, हाँ होगी। तो आगे हमने बताया कि सिक्रिन और सेपरेजेस हैं, इन दोनों को किसने कंट्रोल कर रखा है, यानी इन दोनों की बाइंडिंग किसने करवा रखी है? मैड2 ने और BUBR1 ने। ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने सिक्रिन और सेपरेजेस को पकड़ रखा हुआ है। अब आप सोचोगे कि सिक्रिन क्या है, सेपरेजेस क्या है, पकड़ने में क्या मैटर है, क्या बोला जा रहा है? तो जो सेपरेजेस है वो एक ऐसी प्रोटीन होती है, ऐसा एंजाइम होता है जो आपके जो सिस्टर क्रोमेटिन है उनके बीच में जो कंडेंसिन प्रोटीन है उस कंडेंसिन प्रोटीन को रिलीज करवा देता है। उस कंडेंसिन प्रोटीन को SCC1 हम उससे बोलते हैं, उसको रिमूव करवा देता है, जिसकी वजह से अब दो क्रोमोजोम हैं, दो सिस्टर क्रोमोजोम हैं, वो नहीं रह पाते हैं साथ में, उनकी सेपरेशन हो जाती है। उनकी सेपरेशन करवाता है सेपरेजेस है। बट जैसे अभी तक हमारा चला हुआ है मेटाफेज या मान लीजिए प्रोफेज चला हुआ है, तब तक ऐसी कंडीशन रहेगी। ठीक है, समझे आप? यानी हमारा प्रोफेज है, क्योंकि प्रोफेज में तो हमको सेपरेशन नहीं करवानी है, सेपरेशन कहाँ होती है? एनाफेज में। तो प्रोफेज में ऐसी कंडीशन है, मेटाफेज में भी ऐसी कंडीशन है। पर जैसे ही मेटाफेज एंड होने वाली होती है, यहाँ पर एक बहुत प्यारा एक नाम है, आपने बार बार सुना है, APC। ठीक है, APC/C। APC का मतलब होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या हम बोल सकते हैं साइक्लोसोम। ये जो होता है ये यहाँ से सिक्यूरिन को रिमूव करवा देगा सेपरेजेस से, यानी हमारा सेपरेजेस फ्री हो जाएगा। फ्री कैसे हो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो APC होता है उसका एक काम होता है, मैंने आपको पहले बताया है, APC एक यूबिक्विटिनेशन प्रोटीन है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखना, इसको मैं सारे को गायब करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो जो APC है ये क्या करेगा? APC यहाँ पर यूबिक्विटिनाइजेशन कर देगा, यूबी का मतलब होता है डिग्रेडेशन करवाना। तो यहाँ से ये सिक्यूरिन है, ठीक है, जो सिक्यूरिन है उसको सेपरेजेस से अलग करवा देगा, सिक्यूरिन को सेपरेजेस से अलग करवा देगा ये। ठीक है, हमारा जो सेपरेजेस है वो यहाँ पर देखो ये अलग हो गया है, सिक्यूरिन अलग हो गया है, सेपरेजेस अलग हो गया है। अब जो सेपरेजेस है वो चला जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड के पास, जहाँ पर हमारे सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अडर हैं। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स तो मैं बाद में देखूंगा, बट देखो ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो सेपरेशन करवाना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक सेकंड ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है आपका सिस्टर क्रोमेटिड। अब सिस्टर क्रोमेटिड को हमको डॉटर क्रोमेटिड में कन्वर्ट करना होता है इन द केस ऑफ एनाफेज में। तो इनको यहाँ पर सेपरेजेस जो होगा, जो वहाँ पर रिलीज हो चुका है, वो क्या करेगा? वो यहाँ से आपकी ब्रेकेज करवा देगा, यानी ये ऐसा कर देगा, ऐसा। ठीक है, और एनाफेज में हमारी ऐसी कंडीशन चली जाती है। तो ये किसने हेल्प की? APC ने सिक्रीन से सेपरेजेस को अलग करवाया, और सेपरेजेस ने ऐसा काम कर दिया भाई, इसने सिस्टर क्रोमेटिड को रिमूव कर दिया। अब आप बोल सकते हो कि हेल्प कौन कर रहा है? प्री मैच्योर, यानी अभी तक मेटाफेज नहीं आई है, प्रोफेज चली हुई है, जब तक हमारा सिक्रिन और सेपरेजेस को कॉम्प्लेक्स को बनाए रखा है, उसका नाम है मैड2 और BUBR1। और जैसे ही हमारी एनाफेज आती है, तो हमारा जो APC/C है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या कर देता है? वो सेपरेजेस को रिमूव करवा देगा, और सेपरेजेस यहाँ से सिस्टर क्रोमेटिड को रिमूव कर देगा। और रिमूव कैसे करेगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अडर हुए हैं एक प्रोटीन से, जिस प्रोटीन का नाम होता है कंडेंसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? कंडेंसिन।
कंडेंसिन। कोई आपसे पूछ सकता है कि दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कैसे अडर हुए हैं इन दी मेटाफेज क्रोमोसोम, तो वो हुए कंडेंसिन प्रोटीन से। बट जो कंडेंसिन प्रोटीन है उस जो बनी हुई है एक सब यूनिट से जिसको बोलते हैं SCC1, इस सब यूनिट को रिमूव करवा देता है सेपरेज। जैसे ही ये इस प्रोटीन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, हमारा जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो टूट जाएगा बीच में से, और टूट जाएगा बीच में से तो वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में बन जाएगा, ठीक है, और ये चला जाएगा एनाफेज में। तो सेपरेशन कहाँ हुई? एनाफेज में। किसने की? APC/C ने। और APC के भी दो सब यूनिट होते हैं, आप सबको मैंने कल बताया, APC CDC20 और CDT1, इन दोनों ने। ज़्यादातर CDC20 है वो करवाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गया पहला काम इसका। अब इस जो CDK है, साइक्लिन M है, इसका एक और रोल होता है। ये तो पहला रोल था कि क्या करवाना? सेपरेशन करवाना। दूसरा रोल होता है कि कैसे M फेज से हमको बैक G फेज में आना है, क्योंकि M फेज में डिवीजन थोड़ी करवाता रहना, हमको G फेज में से वापस आना है, ठीक है। जैसे N फेज की सेपरेशन होगी उसके बाद हमको भाई टेलोफेज करवानी है, और टेलोफेज के बाद हमको G फेज में वापस आना है। तो ये सब करवाएगा MCDK ही, बट कैसे करवाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ही आपकी सेपरेशन हुई, जैसे आपके क्रोमोसोम की यहाँ पर सेपरेशन हो चुकी है, जो MCDK है वो क्या करेगा? MCDK कुछ एक्टिविटी करेगा, यानी वो सिंथेसिस करेगा साइक्लिन की, ठीक है। क्योंकि MCDK है, देखो जब तक MCDK एक्टिव रहेगा यहाँ पर लगातार उसको उसने देखो, सिंपल बात है, जो MCDK है वो क्या कर रहा है? वो किस चीज़ के बना हुआ है? वो बना हुआ है साइक्लिन B और CDK 1 से। जब तक ये कॉम्प्लेक्स बैठा रहेगा हमारे वही M फेज चलती रहेगी, M फेज की रुकावट नहीं आएगी, और M फेज का रुकना जरूरी है, नहीं तो लगातार हमारा डिवीजन ही होता रहेगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना पड़ेगा, यानी हमको साइक्लिन B से CDK को अलग करना पड़ेगा। और इसको अलग कौन करता है? तो वही प्रोटीन जो वहाँ पर प्रोटीन आई थी। कौन सी आई थी जिसने सेपरेट को अलग करवाया था? वो थी आपकी APC/C। यही प्रोटीन आपकी यहाँ पर आएगी और इस साइक्लिन को इस CDK से अलग करवा देगी। अलग कैसे करवा देगी? थ्रू यूबिक्विटिनेशन। सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे इसने यूबी क्यूटिनेशन करवा देगी और इसको भाई साइक्लिन बी को रिमूव करा देगी। इसने साइक्लिन बी को रिमूव करवा दिया तो हमारा CDK फ्री हो जाएगा। हमारा CDK फ्री हो गया तो ये फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा और हमारा जितना भी जो प्रोसेस चला हुआ है तो वो रुक जाएगा। अब रुकेगा कब और क्या क्या होगा? रुकने से क्या हो जाएगा? रुकने से क्या होगा? हमारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि साइक्लिन की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी थी ना। अब दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। और जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम थे वो भाई ढीले तो पड़ेंगे, क्रोमेटिन के फॉर्म में जाएंगे ना। जैसे ही एनाफेज आपकी कंप्लीट होती है तो हमारी जो नेक्स्ट फेज आती है उसको बोलते हैं टेलोफेज। हम इसको बोलते हैं टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज में आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती है। वो बनना क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि हमारा साइक्लिन खत्म हो जाता है। हमारा साइक्लिन जो है वो खत्म हो जाता है, हमारा साइक्लिन। और साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स को खत्म किसने किया? APC ने। APC ने साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स को खत्म कर दिया और हमारा खत्म होते ही हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बनना स्टार्ट होएगी। साइड में जो हमारा कंडेंस्ड DNA था वो भी ढीला पड़ने पड़ेगा, यानी वो भी किस फॉर्म में जाना पड़ेगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में जाना पड़ेगा। क्रोमेटिन, हमारा जो DNA है वो भी क्रोमेटिन के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर डीकंडेंसेशन भी होगी। डीकंडेंसेशन के साथ साथ हमारी साइटोकाइनेसिस है वो भी इनिशिएट हो जाएगी। कौन से प्रोसेस से इनिशिएट हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस, यानी सेल का डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा साइक्लिन M इधर से गायब होगा। गायब किसने किया? APC2 ने। तो ये ऑल अबाउट था आपका कंट्रोल इन S फेज एंड कंट्रोल इन M फेज। अब हम देखेंगे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होती है? स्पिंडल कैसे बनते हैं? DNA डैमेज पाथ पे ATM ATR पढ़ेंगे, RB और P53 के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद माइटोसिस और मेयोसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।